देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बडोनी के उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अमूल्य योगदान, संघर्ष, त्याग और जन सेवा को याद किया। उन्होंने कहा कि बडोनी के विचार, संकल्प और निस्वार्थ सेवा आज भी प्रेरणा स्रोत है और राज्य सरकार उनके आदर्शों पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लगातार कार्य भी कर रही है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सरकार लगातार उनके सिद्धांतों पर कार्यरत है और इसी भाव के साथ में मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राज्य आंदोलन में उनके योगदान को भी याद किया। खटीमा में बीती रात ट्रेन की चपेट में आने से 21 साल के अजय पोखरिया पुत्र लच्छू सिंह की मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद में शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सक डॉक्टर निशिकांत ने घायल अवस्था में लाए गए अजय की मृत्यु की पुष्टि की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी करके शव को विच्छेदन गृह में रखा और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करके परिजनों को सौंपने की तैयारी की। मामला अभी जांच के अंतर्गत है। आए 10:40 के आसपास 108 के द्वारा लाए गए थे, ठीक है। और इनका नाम है अजय पोखरिया, उम्र लगभग 21 साल, फीमेल है। पिताजी का नाम है लच्छू सिंह। और ये जो 108 और जो उनके कुछ साथ में आए तो उनके द्वारा बताया गया ये ट्रेन से कटे हुए थे, मतलब मिले वहीं ट्रेन के पास में, वहाँ पे रेलवे पटरी। ये तो पंचनामे की कार्रवाई चल रही है। पंचनामे की कार्रवाई पुलिस वाले अभी आ गए हैं, सुबह भी आज आए थे, तो उनके द्वारा मैंने अवगत करा दिया है। तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई आगे, मतलब पंचनामा वगैरह फॉर्मेलिटी होने के बाद हुआ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य दूर दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों तक सरकारी सुविधाएं उनके घर के पास पहुंचाना है। अभियान के तहत प्रशासनिक विभाग न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के जन सुनवाई कर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में जिला मुख्यालय पहुंचने में लगने वाले समय और खर्च को देखते हुए ये पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री स्वयं कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि कैंप में सहयोग दे रहे हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा लोग इन कैंपों में भाग भी ले चुके हैं और ये कार्यक्रम 45 दिनों तक चलेगा। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सभी अधिकारी को, प्रशासन को ये ज्ञापन दिया गया है चाइनीज़ मांझे के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं चाइनीज़ मांझा बैंड है और इससे पशु पक्षियों को सभी को काफ़ी नुकसान है, फिर भी सभी उसका प्रयोग करते हैं। बच्चों से खास तौर से निवेदन है इसको नहीं यूज़ करें, बहुत नुकसान होता है, इससे पशु पक्षियों का हाथ कट जाते हैं। एनजीटी ने भी इसको बैन कर रखा है और सभी को ये चेतावनी दे रहा है कि कोई भी इसका यूज़ करता है, बेचता है, भंडारण करता है तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम। और अब बात देहरादून की, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में वन विभाग की गैर प्रकाष्ठ वन उपज विकास और हर्बल अरोमा टूरिज्म परियोजना को लेकर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक रखी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए वन विभाग को जल्द पीएमसी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटी उत्तराखंड की यूएसपी है और इस प्रदेश की आर्थिकी से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए कृषि, उद्यान और वन विभाग को आपसी कोऑर्डिनेशन से उत्पादन और मार्केटिंग की संयुक्त कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने हर्बल नर्सरियों को पर्यटन से जोड़ते हुए हर्बल और अरोमा पार्क के रूप में विकसित करने पर जोर दिया और देववन, खिरसू, जागेश्वर, सेलाकुई और मुनस्यारी जैसे इलाकों में नर्सरियों के विस्तार के निर्देश भी दिए। उन्होंने जड़ी बूटी विकास के लिए कृषि, उद्यान, हर्बल विकास संस्थान, संगत पौधा केंद्र और वन विभाग को शामिल करते हुए एक कोर ग्रुप गठित करने के निर्देश दिए। तो तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं जब परियोजना की समीक्षा की जा रही थी और जल्द ही यहां पर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आर्थिकी से जड़ी बूटियों को जोड़ने पर खासा जोर दिया गया।
उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रतिवेदन बल उत्तराखंड पुलिस को आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थितियों में सफल बचाव अभियानों के लिए अमेरिकी दूतावास ने विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। ये सम्मान विशेष रूप से उन जोखिमपूर्ण और त्वरित रेस्क्यू अभियानों के लिए दिया गया जिनमें दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में फंसे अमेरिकी पर्यटकों और अन्य विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जितने भी दुर्गम इलाकों में विदेशी फंसे थे उनको बाहर निकाला गया इस रेस्क्यू अभियान के जरिए, और इसकी प्रशंसा हर जगह पर हो रही है और इसको सम्मान से नवाजा जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में फंसे जितने भी नागरिक थे उनको जिस तरीके से निकाला, वाकई में ये प्रशंसा के काबिल है और साहसिक रेस्क्यू के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मानव सेवा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात यहां पर की गई। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कार्यकुशलता और मानव सेवा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यहां पर दी गई है। उत्तराखंड एसडीआरएफ को अमेरिकी दूतावास से सम्मान मिला है और दुर्गम क्षेत्रों में फंसे विदेशी नागरिकों को बचाया गया, इसके लिए ये सम्मान दिया गया और इसकी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर की गई। उत्तराखंड एसडीआरएफ को अमेरिकी दूतावास से सम्मान मिलना है का बहुत ही बड़ी बात, जो कि कहीं ना कहीं एक मानवता की मिसाल का यहाँ पर परिचय भी इन लोगों ने दिया। एसडीआरएफ द्वारा किए गए रेस्क्यू कार्यों के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाना पूरे एसडीआरएफ बल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। एसडीआरएफ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश में रेस्क्यू अभियानों का संचालन करती है। यह सम्मान चमोली के माउंट चौखंबा, बद्रीनाथ क्षेत्र के वसुधारा और गंगोत्री जैसे दुर्गम उच्च हिमालय क्षेत्रों में किए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशनों तथा अमेरिकी व अन्य विदेशी नागरिकों की सुरक्षित सहायता के लिए दी गई सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय सराहना है। अत्यंत विषम मौसम, ऊंचाई, ग्लेशियर और दुर्गम रास्तों जैसी चुनौतियों के बावजूद एसडीआरएफ के जाबाज कार्मिक हर अभियान में अदम्य साहस, अनुशासन और टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। यह सम्मान हमारे सेवा, सुरक्षा और समर्पण के संकल्पों को उत्तराखंड में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग, जो कि देश में अनोखा है, ने पलायन के हालात पर नई जानकारी साझा की है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी के मुताबिक सितंबर 2017 में आयोग के गठन के समय प्रदेश से बड़े पैमाने पर बाहरी पलायन हो रहा था, लेकिन 2022 के सर्वे में हालात बदलकर ये सामने आया कि अब लोग गांव छोड़कर राज्य के भीतर ही जा रहे हैं। सर्वे में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को पलायन में प्रमुख कारण बताया गया, जिनके अभाव में लोग अपने घर और गांव दोनों छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। 2022 के सर्वे में जितना भी पलायन हुआ, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये राज्य के भीतर ही हुआ। लोग सुविधाओं के अभाव में अब तक गांव छोड़ने को मजबूर हुए थे और ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग अनोखा 2017 में बड़े पैमाने पर बाहरी पलायन था। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर पलायन जो है 2022 की यदि सर्वे रिपोर्ट की मैं बात करूं तो वो राज्य के भीतर ही अब तक हुआ है और कई सुविधाओं के अभाव में ये पलायन देखा गया, जिनमें ज्यादातर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पलायन के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो रोजगार की सुविधाएं, आजीविका की सुविधाएं, जो कि अब स्वरोजगार की योजनाओं से लोग उसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी दिक्कत थी शिक्षा की और तीसरी थी स्वास्थ्य का। आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये 3 समस्याएं हैं। शिक्षा पे अब सरकार ने क्लस्टर स्कूल बनाने शुरू किए हैं और कुछ पायलट बेसिस पे कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां बस भेज के बच्चों को रोज लाते हैं, रोज छुड़वा रहे हैं। और स्वास्थ्य में भी अब एमबीबीएस डॉक्टर गांव में काफ़ी चले गए हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का भी अभाव है, पूरे प्रदेश में अभाव है। वो भी सरकार धीरे धीरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उसकी जो संख्या है बढ़ा रही है।
और अब देहरादून से खबर, बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। महिला वीडियो में अंकिता मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गट्टू का जिक्र कर रही है, जिसके इशारे पर मर्डर हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरे मामले पर कांग्रेस द्वारा मुद्दे को भटकाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि जिस महिला द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा है, अगर महिला के पास पहले से ही सबूत थे तो पहले उनको कानून प्रक्रिया के दौरान क्यों नहीं रखा गया। जो महिला अनर्गल आरोप लगा रही है, सबसे पहले उस पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी की जांच में सब चीज़ पहले से ही जो है पुष्टि हो चुकी हर चीज़ की, और कांग्रेस गड़े मुर्दे उठा रही है। कांग्रेस के पास तथ्य नहीं है। वो महिला सबसे पहले तो ये बताया, अगर उसके पास कोई तथ्य थे तो 3 साल तक उसने क्यों छुपा के रखे, किसके कहने पर छुपा के रखे, किस बात का इंतजार कर रही थी वो महिला। इसका मतलब स्वयं दोषी है। अपराध को छुपाना या अपराधी का साथ देना, ये भी अपने आप में एक स्वयं बड़ा अपराध है। तो पहले तो उस महिला के खिलाफ ही FIR होनी चाहिए, और अगर उसके पास अब भी कोई पुष्ट सबूत हैं तो पुलिस के सामने रखे ना, मीडिया के सामने रखे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस इधर उधर हवा में लटकते हुए मुद्दों को उठाकर 2027 का चुनाव एन के एन प्रकरण जीतना चाहती है, जो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के बस का नहीं है। और 2027 में कांग्रेस की हैट्रिक हार की देहरादून से खबर, प्रदेश में जंगली जानवरों के निशाने पर सबसे ज्यादा स्कूली छात्र आ रहे हैं। पौड़ी से लेकर चमौली तक गुलदार भालू स्कूली छात्रों पर हमला कर चुके हैं। लगातार बढ़ रहे हमलों को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि हमने स्कूली बच्चों को एस्कॉर्ट देने के साथ ही जिला प्रशासन को स्कूली समय में बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा वन विभाग भी लगातार इससे निजात दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो भालू अपना निशाना खास तौर पर स्कूली छात्राओं को लगा रहे हैं, और ऐसे में वहां पर सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों का टाइम बदलने की मांग भी की गई है। उन्हें जिला प्रशासन को और वन विभाग को भी मैंने भी स्पेशली कहा है कि जितने भी स्कूलों में जंगली जानवरों की दिक्कत हो रही है, या निकटतम जो है जहां स्कूल में कहीं भालू की दहशत है, कहीं जो है बाघ की है, तो एक तो स्कॉट की व्यवस्था के लिए कहा है। दूसरा हमने जिला प्रशासन को ये भी कहा है कि स्कूल का समय बदलने के लिए भी कहा है। ये दोनों बातें हमने कही हैं, और आज वन मंत्री जी इस पे अधिकृत बयान देने वाले भी हैं कि हम और इसका एक्शन प्लान क्या रहेगा। कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से बात की है, और मैं भी देख रहा हूँ कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमें चाहते हैं कि एक तो स्कॉट की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा है, दूसरा ये कहा है कि स्कूल का टाइम बदलने का कहा है। तो जहाँ जहाँ ये दिक्कत नहीं हुआ। बढ़ते आगे, उत्तराखंड गुंजी, भारत चीन सीमा से सटे गुंजी में नागरिक उड्डयन विभाग जल्द अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। विभाग को करीब 10 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर होने के बाद में एयर स्ट्रिप निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। सचिव सचिन कुर्वे के मुताबिक सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना के तहत लगभग 1100 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया जाएगा। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि नागरिक उड्डयन विभाग जल्द सेवाओं का विस्तार करेगा। विभाग को 10 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर मिली है। गुंजी में और हम एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में एक एयर स्ट्रिप बनाने का हमने एक जो प्लान था हमारा, उसी के सापेक्ष में अभी हम गुंजी में जिला प्रशासन पिथौरागढ़ द्वारा वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 हेक्टेयर के आसपास की लैंड सिविल एविएशन विभाग के नाम पे हस्तांतरित हो गई है। इसका रेकी हमने आज से 1.5 साल पहले कराया था। तो ये लैंड अभी हमारे नाम पे हस्तांतरित होने के बाद इसका एक बार फिर से रेकी कराया जाएगा, और करीबन 1100 मीटर की जो एयर स्ट्रिप है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्च पे। नैनीताल सरोवर नगरी में विंटर कार्निवल का पहला दिन देर रात हंगामे के कारण बाधित हो गया। गायक परमेश शर्मा के कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने रंग में भंग डाल दिया। वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। पत्रकारों ने कवरेज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने उन्हें रोका और धक्का मुक्की की। पुलिस और प्रशासन के प्रयासों के बावजूद हालात काबू में नहीं हुए, जिससे
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के बाद कार्यक्रम देर रात जल्दी खत्म किया गया। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जबकि सोशल मीडिया पर पहले दिन की चर्चाओं से बाजार गर्म है। 24 और 25 दिसंबर के कार्यक्रम अभी बाकी है। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन गंभीर है। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने जिला सभागार में सीड प्लांट संचालकों और मक्का खरीदने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक करके किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने और फसल खरीद व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने कालाबाजारी रोकने और किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही मक्का में नमी की समस्या के समाधान के लिए ड्रायर सुविधा और कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के प्रयास तेज करने के निर्देश भी दिए गए। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। होल्डर्स जो है उनकी बैठक की गई थी, जिसमें जो मक्के के बीज के उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, चाहे आईजीएल हो जो इसको खरीदते हैं, इसके साथ ही जैसे एथेनॉल की फैक्ट्री है उनके भी लोग आए थे। इस पे चर्चा का मुख्य विषय ये था कि जो हमारे किसान जो मक्का बो रहे हैं उनको बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करना। उसके साथ ही जो मक्के की खरीद है उसमें जो आने वाले कोई व्यवहारिक समस्याएं थी या जो प्रॉब्लम थी उस पर विचार विमर्श करना था। इसमें विभाग के लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और विभाग के लोगों ने काफ़ी समन्वय भी रखा है। इस बार ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो निर्धारित विंडो है मक्के के जब बीज मिलते हैं तो उसके साथ उपलब्धता सुनिश्चित हो, किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके साथ ही कुछ अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये काफ़ी एक पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, साइलेज के रूप में, चाहे वो एथेनॉल फैक्ट्री के रूप में या फूड इंडस्ट्री में मक्के का एक काफ़ी। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य की वन भूमि पर अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की निष्क्रियता पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित करके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला है। उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी निजी व्यक्ति या पक्ष को जमीन पर कोई तीसरा पक्ष बनाने की अनुमति नहीं होगी। यानी वे ना तो जमीन किसी को बेच पाएंगे और न ही किराए पर दे सकते हैं। जिन जमीनों पर अभी मकान नहीं बने हैं और वे खाली पड़ी है, उन्हें वन विभाग तुरंत अपने कब्जे में लेगा। तो वही पूरा मामला 2866 एकड़ फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस सरकारी जमीन का एक हिस्सा ऋषिकेश की एक संस्था पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दिया था। इसके बाद ये संस्था बंद हुई। साल 1994 में एक सरेंडर डीड यानी कि एक लिखित समझौते के जरिए 594 एकड़ जमीन वापस वन विभाग को सौंप दी गई। ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर रहे थे कि उत्तराखंड में एनक्रोचमेंट के ऊपर कठिन कार्रवाई किया जाए, ये शासन के संज्ञान में है। कल मैं खुद शासन में थे, वहाँ डिसीजन हो गया कि इमीडिएटली कमेटी बनाया जाए। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कमेटी के मेंबर रहेंगे एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी। तो उस पर पूरा परीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार का एनक्रोचमेंट कहाँ पर हो रहा है और इसको कैसे, जो खाली जगह पड़ा हुआ है, किसी वन विभाग को वापस दिया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सर, इसमें जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की जब पढ़ रहे थे वही कमेटी का मेन मैंडेट वही है कि अभी हमको देखना है कि एग्जैक्ट कितने जमीन कब्जा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो एवरी मंथ उसका रिकॉर्ड में आता है। तो उसी को अभी एक व्यवस्थित ढंग से अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उस पर। बढ़ते आगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के आरोप लगाए गए। इस मौके पर एआईसीसी सेक्रेटरी और उत्तराखंड के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और एआईसीसी सेक्रेटरी मौजूद रहे। गोदियाल ने कहा कि मामला उत्तराखंड से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिसका प्रभाव केवल राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में महिला सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश ने सुना है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड ने इस नारे की सच्चाई पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। हाल ही में वायरल हुए वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये साफ होता है कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश की है। पूरे देश ने सुना और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को
भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द निकला, क्या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक